अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर एवेपोरेशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या एवेपोरेशन कूलिंग कॉज कर सकती है, इन सारी चीज़ों को आज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एवेपोरेशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। हम सबसे पहले एवेपोरेशन का प्रोसेस होता क्या है और किस किस्म के मॉलिक्यूल एवेपोरेशन करते हैं एक लिक्विड के अंदर, इसको डिस्कस करेंगे। उनकी एनर्जी कम होती है ज़्यादा, इस बात को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या कूलिंग होती भी है कि नहीं। तीसरी बात, फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। एवेपोरेशन का प्रोसेस एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पहली बात है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाला, जिसको आपकी ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गिलास पानी एक टेबल पे रख दिया तो उसमें से एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो खुद ही होगा। आपको टेम्परेचर, एक्सटर्नल फोर्स या उसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोसेस हो जाए। असल में ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक टैंकी में पानी भरा हुआ है, घर में सारों में लगी होती है, छत के ऊपर एक टैंक होता है जिसके अंदर आपने वाटर को फिल किया होता है। जब हम नलका खोलते हैं तो वो वाटर टैंक चूँकि हाइट पे होता है और टैप जो होता है वो नीचे होता है, लिहाजा पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट काम करना चाहूँ, नीचे से पानी टैंक में भरना चाहूँ, या जो छोटी सी टैंकी होती है घर में, तो आपको मोटर चलानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ब खुद होता है, यानी कि हाइट से पानी खुद ब खुद नीचे आया। इसी तरह जो वेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इनमें होता क्या है, ज़रा उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जो मॉलिक्यूल्स मैं इस कलर में बना रहा हूँ, इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, और इसके अलावा ये लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़े थोड़े बना रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ। आप इसको समझिएगा कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है और इनके दरमियान में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पिंक कलर के हैं, जिनकी एनर्जी इन मॉलिक्यूल से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आपके ख्याल में जब इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल क्या उसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे जिस स्पीड से जो दूसरे कलर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। यकीनन इनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, इनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी। ये कभी इधर टकरा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे। इनमें से कोई हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे आ गया तो वो क्या करेगा, वो एस्केप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इंटेंस होती है, लिहाजा वो घूमते फिरते जैसे ही सरफेस पे आए वो एस्केप कर गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़वा के, छोड़कर, तोड़कर भाग गए। तो इसको, इस प्रोसेस में हुआ क्या है, पहले वो थे कंटेनर के अंदर लिक्विड स्टेट में, जैसे ही वो अपनी हाई एनर्जी की वजह से घूमते फिरते सरफेस पे आए वो निकल गए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। अब वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहे, किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वेपर स्टेट में। पहले कौन सी स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब दो बातें हमें समझ आई। एक, लिक्विड के अंदर हर मॉलिक्यूल सेम एनर्जी का नहीं होता, कुछ की हाई होती है, कुछ की एवरेज होती है, शायद कुछ कम के हों, लेकिन एक एनर्जी नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है एनर्जी। जो हाई एनर्जी के होते हैं वो बहुत इंटेंसली मूव कर रहे होते हैं और जैसे सरफेस पे आते हैं उनको जगह मिलती है, ओपन सरफेस मिलती है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़वा के वेपर स्टेट में निकल जाते हैं। ये लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना ऑटोमेटिक है, स्पॉन्टेनियस है, और इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि ये खुदकार चेंज है, खुद ब खुद होने वाला चेंज है, जिसके अंदर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस इंपॉर्टेंट बात को आपने समझना है। कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेशन करते हैं।
कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेशन करते हैं। मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, हाई एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, या लो एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जहन में लाएं तो आप सोचेंगे कि मोबिलिटी ज्यादा होगी तो वो सरफेस तक पहुंचेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़वाएगा, तोड़ेगा, वहां पे अपने से दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ के बाहर ही तब निकलेगा जब उसकी मूवमेंट तेज होगी, फास्ट होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने से उस मॉलिक्यूल में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एवेपोरेट हो जाए, वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहाँ निकल जाए, वेपर स्टेट के अंदर। सो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली दोज मॉलिक्यूल विच वेपराइजेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। दूसरी बात, क्या पूरे लिक्विड के अंदर सेम एनर्जी है? नो, कुछ ज्यादा एनर्जी का है, कुछ कम एनर्जी का है। अच्छा, अगर एवेपोरेशन हो रही है एवेपोरेशन, और ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल गए, ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल गए, तो पीछे वो क्या छोड़ जाएंगे? आप ऐसा करें, चलें सारे नहीं हमने निकाले, हमने उसमें से काफी हद तक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ना वो एस्केप होने दिए। अब जब काफी हद तक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे तो सिस्टम में से तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। खुद सोचें, अगर हाई एनर्जी और लो एनर्जी मिलकर 100 जूल एनर्जी बना रहे हैं तो होगा यूं कि जब वो हाई एनर्जी और लो एनर्जी मिलकर 100 जूल बना रहे हैं तो उसमें से हाई एनर्जी के कुछ मॉलिक्यूल निकल गए, तो क्या सिस्टम की एनर्जी 100 जूल ही रह जाएगी? नहीं, कुछ एनर्जी उसकी जो मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी वाले थे निकल जाने की वजह से कम हो जाएगी। तो जब एवेपोरेशन होती है तो सिस्टम की एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल के भाग जाते हैं, एवेपोरेट कर जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। मैं उर्दू के ऐसे वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि आपके ये जहन में अटैच रहें कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, अब इसकी एनर्जी कम हो गई, तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग से एनर्जी किस तरफ ट्रेवल करेगी? इस सिस्टम की तरफ। तो जब सिस्टम की तरफ सराउंडिंग से एनर्जी ट्रेवल करेगी तो सराउंडिंग कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एवेपोरेशन जब होती है तो कूलिंग होती है, क्योंकि एवेपोरेशन होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं हाई एनर्जी वाले वो एस्केप कर जाते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है। सिस्टम के टेम्परेचर कम होने की वजह से हीट या एनर्जी सराउंडिंग से किस तरफ जाना शुरू हो जाती है? सिस्टम की तरफ। तो उससे अल्टीमेटली सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती है। दैट इज वाई जब एवेपोरेशन होती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, हमें महसूस होता है शायद ये कूलिंग हो रही है। अब अगर तो ये कंटेनर इंसुलेटेड होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसुलेशन लगी होती कोई, और मैं अलाउ ना करता कि जो आपका सराउंडिंग है वो इससे एनर्जी एक्सचेंज कर सकता। अब अगर इंसुलेशन में यहाँ लिख देता हूं ताकि वी कैन, अब ये एक्सचेंज नहीं पॉसिबल, इंसुलेशन, अब एक्सचेंज नहीं पॉसिबल। ओके, हीट एक्सचेंज नहीं पॉसिबल, क्यों? मैंने उस पूरे कंटेनर को इंसुलेट कर दिया। अब अगर एवेपोरेशन होती है तो क्या होगा? अब सिर्फ आपके सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, आपका सिस्टम कूल डाउन होता जाएगा, आपके सिस्टम का टेम्परेचर कम होता जाएगा। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होता है या बहुत कम होता है, आपका हीट एक्सचेंज ना होने की वजह से चूंकि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इसमें से निकलते जा रहे हैं, लिहाजा सिस्टम का टेम्परेचर कम होता जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। एवेपोरेशन जो होती है वो हर टेम्परेचर पे होती है। एवेपोरेशन अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब वाटर ले, वाटर 18 ग्राम या 1 मोल, उसको 25 डिग्री पे रखें, या ऐसा करते हैं एक और वाटर का ग्लास लेते हैं, उसको 10 डिग्री पे रखते हैं। अब 10 डिग्री कम है, 25 डिग्री ज्यादा है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 10 डिग्री पे एवेपोरेशन होगी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन, स्पीड ऑफ एवेपोरेशन जरूर चेंज हो जाएगी,
लेकिन 10 डिग्री पे भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल वाटर के अंदर मौजूद होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो एस्केप कर जाएंगे। हाँ, 25 डिग्री पे वो मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी, लिहाजा वो ज़्यादा एस्केप करेंगे, ज़्यादा एवेपोरेशन करेंगे। बट एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। एवेपोरेशन को आप रोक भी नहीं सकते अनटिल अनलेस आप कंटेनर क्लोज ना कर दें, वो सिस्टम पूरा क्लोज ना कर दें। अगर वो तो ओपन सरफेस है तो एवेपोरेशन होती जाएगी। यही वजह है कि अगर हम परफ्यूम को खोल दें तो वो उसमें मौजूद लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होके आहिस्ता 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 वो लिक्विड सारा उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेशन को ज़्यादा या कम किया जा सकता है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम जहन में रखते हुए उसकी रेट ऑफ एवेपोरेशन को डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से एवेपोरेशन ज़्यादा होती है या कम होती है, इसको बड़ा आसान तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास एक कप है और इसके अंदर हमने चाय रखी हुई है। अब इसमें से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट कर रहे हैं। अब इसी चाय के अंदर से कप के अंदर से चाय जो है वो हम प्लेट के अंदर डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये लें, ये मैंने थोड़ी सी चाय प्लेट के अंदर डाल ली। ये कप के मुकाबले में जल्दी कूल डाउन होगी। इसका यही मतलब है कि इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ज़्यादा निकल गए हैं, तभी ये ज़्यादा कूल डाउन हो गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब आपके पास कप था ना, तो उसका सरफेस एरिया ओपनिंग जो थी वो कम थी। जब आपने उसे किसी प्लेट के अंदर चाय को डाला तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, इसमें कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे। सो एवेपोरेशन इसमें बढ़ जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, ये जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। सो एवेपोरेशन के बढ़ जाने का फ़ायदा ये हुआ कि वो चाय जल्दी ठंडी हो गई और जल्दी पीने के काबिल होगी। लेकिन समहाउ हमारा टॉपिक जो है वो ये बता रहा है कि सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज कर देंगे, इफ़ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया एवेपोरेशन विल इंक्रीज। उसकी वजह क्या है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी टू एस्केप दोज मॉलिक्यूल विच हैव हाई एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि मॉलिक्यूल के एस्केप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी खिड़की है, उसमें से मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने गुजर के जाना है, तो 1 बाय 1 करके गुजरेंगे। सरफेस एरिया कम है ना, रास्ता कम है। अगर मैं एक दीवार के अंदर 10 खिड़कियां खोल देता हूँ या 10 दरवाजे बना देता हूँ और स्टूडेंट से कहता हूँ अब निकलो, तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो बड़ी आसानी से, तेजी से, ज़्यादा सारे कम वक्त में निकल जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने एस्केप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दी है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। दूसरा, टेम्परेचर। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग। टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, वो तेजी से भाग रहे होंगे और फौरन एस्केप करते जाएंगे, क्योंकि एवेपोरेशन वही मॉलिक्यूल कर रहे थे ना जो हाई काइनेटिक एनर्जी रखते रहे। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। जो पहले थोड़ा कम मूव कर रहे थे, कम एनर्जी रख रहे थे, उन्होंने भी टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गेन की, खुद को हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के ग्रुप में डाला और एस्केप कर गए। सो टेम्परेचर बढ़ाने से होता यूं है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाने से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो बढ़ जाएंगे, लिहाजा एवेपोरेशन क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप पेट्रोल लें, पेट्रोल को आप गिलास में डालें और दिसंबर की सर्दियों में उसको टेबल पे रखते हैं, आप देखेंगे कि उसका लेवल कम हो रहा है, लेकिन स्लो। आप ऐसा करें, उसी गिलास को पकड़कर धूप में रखते हैं। अब धूप की वजह से उस गिलास का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो लिक्विड तेजी से एवेपोरेट करना शुरू कर देगा। इतनी तेजी से एवेपोरेशन होने का मकसद ये है कि उसके साथ कोई मसला हुआ है, कोई फैक्टर इफेक्ट किया है जिसकी वजह से वो तेजी से एवेपोरेट कर रहा है।
वो था धूप में मौजूद रेडिएशन जिन्होंने एनर्जी बढ़ा दी, किसकी? उन मॉलिक्यूल्स की, पेट्रोल के। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी एस्केप होने की एबिलिटी बढ़ गई, वो ज़्यादा एवेपोरेशन शो करना शुरू कर दी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, लिहाजा दे कैन इजीली एवेपोरेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अफेक्ट द एवेपोरेशन। कैसे? देखिए, इस मॉलिक्यूल ने एस्केप करना है, अगर तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इर्द गिर्द वाले मॉलिक्यूल से बहुत स्ट्रांग होगी तो वो तो इसे एस्केप नहीं करने देंगे, एवेपोरेशन नहीं करने देंगे। इन दैट वे, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जो वाटर की बात कर लें, उनकी एवेपोरेशन कम होती है। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उनकी एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। मतलब एक गिलास में पानी और एक गिलास में पेट्रोल रखेंगे या परफ्यूम रख दें, पेट्रोल अगर रखें तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती है, वो जल्दी उड़ जाएगा, जल्दी एवेपोरेट कर देगा, वाटर लेट एवेपोरेट करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझें, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि पेट्रोल वगैरह, गैसोलीन जिसे आप कहते हैं, इनका जो एवेपोरेशन होती है ना, वो स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। जो पोलर सब्सटेंसेस हैं जैसे वाटर वगैरह, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिहाजा ये इतनी तेज़ी से एवेपोरेट नहीं हो पाते जिस तेज़ी से आपके नॉन पोलर कंपाउंड हो पाते हैं। सो इफ़ समवन आस्क व्हाई गैसोलीन और पेट्रोल एवेपोरेट अर्ली और क्विकली एज कम्पेयर टू वाटर, सो यू मस्ट से कि वो इसलिए अर्ली या क्विकली एवेपोरेट करते हैं कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का फ़र्क होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसोलीन के अंदर या पेट्रोल के अंदर, एक ही बात है, उनमें वीक होती हैं। लिहाजा जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के निकल जाते हैं वेपर स्टेट में। वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, सो दे एवेपोरेट स्लोली। लिहाजा IMF जो हो गया वो एवेपोरेशन के अगर ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन के। नाउ लास्ट क्वेश्चन, evaporation causes cooling. Yes, evaporation causes cooling. Why it causes cooling? Because when evaporation occurs, high energy molecule escape, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, उसको कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आती है तो सराउंडिंग कूल डाउन हो जाती है। हेंस एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो आपने क्या लिखना है कि सबसे पहला स्टेप ये लिखना है, एवेपोरेशन होगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सिस्टम को छोड़ जाएंगे, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, सराउंडिंग से किस तरफ एनर्जी जाएगी? सिस्टम की तरफ, तो सराउंडिंग कूल डाउन हो जाएगी। तो इवेंचुअली हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हाँ, अगर आप इंसुलेशन लगा दें ना, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आपका सिस्टम ही कूल डाउन होगा रादर देन सराउंडिंग के। तो इन दैट केस इट इज डिफरेंट। लेकिन मैंने इंसुलेशन वाली बात नहीं यहाँ लिखी, मैंने सिंपल पूछा है एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है या नहीं करती। एवेपोरेशन की डेफिनेशन में आपने स्पॉन्टेनियस का वर्ड पढ़ा, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुदकार होगा, आपको करने, आपको कोई एक्सटर्नल एड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। समहाउ एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये अक्सर मिलेगा कि विल एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, क्या एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करेगी? एक बात याद रखिएगा, एवेपोरेशन हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल जब एस्केप कर जाते हैं और लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना ही एवेपोरेशन कहलाता है, और वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल करते हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हो और कौन से फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनको भी जहन में रखते हो अगर आप इस टॉपिक को समझेंगे और मेरी जो लाइव एग्जांपल्स दी हैं मैंने इसमें, उसको समझ लेंगे तो ये टॉपिक बआसानी समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।